बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीप सागर ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड सेकेंड लेसन करने जा रहे हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.1 को करने से पहले आप लोगों को कुछ थ्योरम कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखने होंगे जो कि मैंने पिछले वीडियो में इसे बताया है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को करने से पहले सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसमें जो पाइथागोरस थ्योरम उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिक मीन, 30 60 90, 45 45 90 डिग्री, इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसे देखिए। फिर प्रैक्टिस सेट 2.1 की ओर आइए। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें बताना है कि क्या ये जो दिए गए नंबर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, 3 5 4, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब 3। आप जानते ही हो कि ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल की बात कीजिए, वहां पे 3 साइड्स होते हैं। लेकिन यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कौन होता है? हाइपोटेन्यूस। और राइट एंगल ट्रायंगल की स्पेशलिटी है कि हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू होती है सबसे ज्यादा होती है। हम पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा बाकी अदर 2 साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यही चीज हम लोग यहां पे बताने वाले हैं कि क्या जो लार्जेस्ट नंबर है बाकी जो 2 स्मॉलर नंबर्स है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल हैं। अगर हैं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, अगर नहीं है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो यस, स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग फर्स्ट सब क्वेश्चन 3 5 4 जो कि ये ट्रिपलेट दिया गया है। अब हमें प्रूव करना है कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर होगा, देखिए मैं यहां पे सॉल्यूशन लिख रहा हूं, जो बड़ा नंबर है वो है 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर होता है 25। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। बाकी जो 2 स्मॉलर नंबर हैं, 2 स्मॉलर नंबर कौन से हैं? एक है 3 तो उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस एक है 4 तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये हो जाएगा 25। हम लोग यहां पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। समझ रहे हैं ना? तो देखिए 1 और 2 यहां पे भी 25, यहां पे भी 25। तो अब क्या लिखेंगे? Therefore 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहां पे रीजन दे देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ओके, अब भाई इक्वल तो आ गया। अब बताना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। उसके पहले एक रीजन लिख दें। तो मैं यहां पे रीजन लिखूंगा, सिंस द स्क्वायर ऑफ largest number is equal to the sum of squares of smaller numbers। ओके, तो लास्ट में लिख देंगे therefore 3 5 4 is Pythagorean ट्रिपलेट। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कर लिया, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन की ओर, सब क्वेश्चन 2। सो ये रहा सब क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे भी हम लोग सेम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ा नंबर 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। यस, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। यस, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब बचे हुए 2 नंबर हैं, स्मॉलर नंबर्स हैं। अब 2 स्मॉलर नंबर कौन से हैं देख लीजिए। स्मॉलर नंबर है 4 और फिर क्या है 9। तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 का स्क्वायर 81। एक आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 97। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यस, कंपेयर किया हमने 144 97, सेम नहीं है। तो मैं लिख दूंगा therefore the square of largest number
इज नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्मॉलर नंबर्स। यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे रीज़न अब दे दूंगा फ्रॉम 1 and 2। ओके, ठीक है ना। इक्वल नहीं आया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। लेकिन अब इसे ये बताने से पहले कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, हमें वो रीज़न लिखना पड़ेगा। क्या रीज़न है? सिंस द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर is not equal to the sum मतलब प्लस the sum of squares of smaller numbers। So therefore 4, 9, 12 is not Pythagorean triplet, ओके। तो इस तरीके से हमने सब क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया। ये रहा सब क्वेश्चन 3। सेम वही रूल, वही प्रोसेस, वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो बड़ा नंबर है 13, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे है 13, तो 13 का स्क्वायर लिख देते हैं। बच्चे 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो हम लोग यहाँ पे 169 लिखते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब बचे हुए 2 स्मॉलर नंबर्स, कौन से हैं वो 2 स्मॉलर नंबर? वो हैं 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। यस, इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐड भी कर देते हैं ना हम लोग, तो 25 प्लस 144 क्या हो जाता है? 169। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। कंपेयर कीजिए ना, 169 यस सेम है और आसान भी है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। रीज़न देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। सो इक्वल आ गया, मतलब द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर्स। तो मैं लिखूंगा सिंस द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट number is equal to the squares of smaller numbers। लास्ट में therefore लिख देंगे। therefore 5, 12, 13 is Pythagorean triplet, सो बच्चों, हम लोगों ने सब क्वेश्चन 3 कंप्लीट किया। वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। ओके, बढ़ते हम लोग सब क्वेश्चन 4 की ओर। ओके बच्चों, तो ये रहा सब क्वेश्चन नंबर 4। यस, तो करते हैं इसे सॉल्व। अब आप देख लीजिए, सबसे बड़ा नंबर क्या है? लार्जेस्ट नंबर 74। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 74 स्क्वायर। तो 74 का स्क्वायर होता है 5476। आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। 74 इंटू 74 5476। तो ये आ जाएगा 5476। यस, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ the other 2 smaller numbers are 24 square plus 70 square is equal to 576 plus
4900 is equal to 5476, राइट। 24 का स्क्वायर 576, 70 का स्क्वायर 4900, ऐड कर दीजिए, कंपेयर कीजिए, आपको पता चलेगा। कंपेयर करने के बाद दोनों नंबर सेम आए हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर 74 स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो गया, 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर। अब रीज़न यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, तो इक्वल हो गया, लिख देते हैं सिंस द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर is equal to the sum of squares of smaller numbers, yes। so last में लिखेंगे therefore 24 70 74 is Pythagorean triplet, बच्चों। तो हमने कंप्लीट किया सब क्वेश्चन 4। ये रहा सब क्वेश्चन 5 बोर्ड पर, 10 24 27, अगेन द सेम प्रोसीजर। 27 is the largest number, 27 square, so I will write here 27 square की वैल्यू हो जाती है 729, राइट। 30 तक हम लोग स्क्वायर रूट बाय हार्ट रखेंगे, तो यस मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बचे हुए जो दो नंबर्स हैं, एक है 10 स्क्वायर, दूसरा है 24 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, 24 576, यस, तो ये हो जाएगा 676। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर कीजिए ना, ये है 729 और ये है 676। अगर कहाँ से सेम है, सेम तो नहीं है, तो सेम नहीं है तो क्या लिखेंगे, 27 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। हमने सेम प्रोसेस को फॉलो किया है। अब यहाँ पे हम लोग रीज़न दे देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब क्या करना है, रीज़न देना है। रीज़न हम लोग देंगे कि द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू, देखिएगा द स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे लिखिए द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर is not equal to the sum of squares of square of smaller numbers, so therefore हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10 24 27 is not Pythagorean triplet, ओके। सो ये हम लोगों ने कंप्लीट किया सब क्वेश्चन 5। बच्चों ये रहा सब क्वेश्चन 6। यस, देखिए आप यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आप लोगों को दिख रहा है 61। तो यस क्या करेंगे, 61 का स्क्वायर कर देंगे। तो 61 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको आएगा 3721। यस 3721। तो आप क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, राइट। अब जो बचे हुए जो दो नंबर हैं स्मॉलर नंबर्स, वो कौन से हैं, एक है 11, दूसरा है 60। क्या कीजिए, आप उसे भी स्क्वायर कर दीजिए। तो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर लिख देते हैं इसकी वैल्यूज़ हम लोग।
11 का स्क्वायर 121, जैसा मैंने कहा है आप लोगों को 30 तक स्क्वायर रूट बाय हार्ट करने होंगे, और 60 का स्क्वायर होता है 3600, तो आप जब इसे ऐड करोगे तो 3721 आएगा। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ एज यू विल कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, यू विल फाइंड कि ये 3721 और ये 3721 बोथ आर सेम, दोनों सेम हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। मैं यहाँ पे रीज़न दे दूंगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ओके, तो इक्वल तो आ चुका है, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, लेकिन उसके पहले रीजन तो देना पड़ेगा। रीजन क्या है, सिंस द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर is equal to the sum मतलब प्लस the sum of square of smaller numbers। तो यहाँ पे तो इक्वल आ चुका है स्मॉलर नंबर्स, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर जो नंबर्स हैं 11, 60, 61 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा क्योंकि लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर बाकी अदर जो दो स्मॉलर नंबर है उसके सम के इक्वल आ चुके हैं। सो देयरफॉर 11, 60, 61 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे सब क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट किए। अब हम लोग मेन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सो ओके बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो, इसके इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए आप। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप देख रहे हो एंगल n 90 डिग्री है, और ये जो NQ है, NQ वो MP बोलिए या PM बोलिए, उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, और इस परपेंडिकुलर की वजह से ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। किसकी वजह से, इस NQ की वजह से। तो जब कभी भी बड़ा वाला ट्रायंगल एक 90 डिग्री हो और वहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए हाइपोटेन्यूस पे, तो एकदम याद रखना वहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इसे यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन में, जिसकी वजह से दो पार्ट में एक ट्रायंगल डिवाइड हुआ है उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब किसकी वजह से दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, इस NQ की वजह से। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मालूम है, ये जो NQ है ना, NQ उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और वही फाइंड आउट करना है, तो NQ स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देख सकते हो ये दो पार्ट में इस साइड भी मतलब हाइपोटेन्यूस भी डिवाइड हुआ है, एक है MQ और दूसरा है QP। आप क्या कीजिए मालूम बच्चों, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब जिसकी वजह से ट्रायंगल दो पार्ट में डिवाइड हुआ उसका स्क्वायर कर दीजिए उस साइड का, और जो हाइपोटेन्यूस जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। लेकिन आपने जब ये लिखा तो आपको रीजन तो देना ही पड़ेगा, और वो रीजन क्या है पता है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। ओके, अब क्या करना है, सिंपल है, वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। मैं यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूँ, देखिएगा। ओके, अब है NQ स्क्वायर जो कि हमें फाइंड आउट करना है, तो NQ स्क्वायर जैसा वैसे लिख देते हैं। अब यस आप देख सकते हो MQ की वैल्यू 9 है और QP की वैल्यू 4 है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 9 लिखता हूँ और यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। अब क्या होगा, तो NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जार 36। अब आप जानते ही हो स्क्वायर को हटा देंगे तो 36 का क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो हमें क्या आ गया, 6 यूनिट्स। किसकी वैल्यू आ गई, NQ की, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। तो मैं इसको इस तरीके से बॉक्स में लिख देता हूँ।
तो NQ की वैल्यू आ गई है 6 यूनिट्स। ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। जो बीच में जो आप देख रहे हो ट्रायंगल जिसकी वजह से दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, उसका हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया था, और जो हाइपोटेन्यूज जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, राइट, और रीज़न दे दिया था बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन को लिख लीजिए। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है वो भी क्या है, P 90 डिग्री है, और वहीं से देखिएगा क्या ड्रॉ किया गया है, परपेंडिकुलर, किस पे, QR पे। परपेंडिकुलर का मतलब होता क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो हमने बीच में से हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी वजह से बड़ा वाला ट्रायंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। आप देख सकते हो कि एक पार्ट A है और दूसरा पार्ट A है, ठीक है। तो अब किसकी वजह से डिवाइड हो रहा है? इस साइड की वजह से। तो साइड है अपना PM, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PM², राइट। अच्छा, इसके पहले हमने देखा था कि जो हाइपोटेन्यूस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब कौन से दो पार्ट है? QM और दूसरा क्या है? MR। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, वो दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, QM इंटू MR। रीज़न क्या दे देंगे बच्चा? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। मैंने ये भी बता दिया है कि कब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे, जब बड़ा वाला ट्रायंगल 90 डिग्री हो और वहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हो हाइपोटेन्यूज पे। जैसे P पे 90 डिग्री है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है QR पे, हाइपोटेन्यूज पे। हम जो इंटरेस्टेड हैं वो जो वैल्यू है वो है QR। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, QR कैसे सॉल्व किया जाए? तो QM तो ऑलरेडी दिया हुआ है 8, तो मैं MR फाइंड आउट कर लेता हूँ, MR फाइंड आउट कर लूँगा, और जो QR होगा वो QM और MR ये दोनों को ऐड कर दूंगा। तो करते हैं ना सॉल्व। PM², तो PM की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। QM क्या है 8, और ये क्या है MR। बहुत आसान है। अब क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों मैं। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और उधर हो जाएगा 8 इंटू MR। आप तो जानते ही हो, इसके बाद जो स्टेप होगा जुप जपाक, ये पूरे उठा के इधर लेके आ जाएंगे, इसको उठा करके उधर लेके चले जाएंगे, तो ये इधर आ जाएगा 8 इंटू MR, ये हो जाएगा 100, तो MR की वैल्यू हो जाएगी 100/8, राइट। अब इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? बहुत आसान है सॉल्व करना। हम लोग इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 2 जार 8 और 4 25 जार 100 हो जाता है। अब MR की वैल्यू क्या हो जाएगी? देयरफॉर MR इज इक्वल टू 25/2, मतलब 12.5 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं मेंशन है। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट MR। हमें जो फाइंड आउट करना है ना वो है QR। तो QR क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि QM और MR को ऐड कर देंगे, तो मैं लिखूंगा सिंस QR इज इक्वल टू हो जाएगा QM प्लस MR, है ना। तो जब हम लोग ऐड करते हैं इसका मतलब ये क्या है? कोलिनियर है, Q डैश M डैश R। कोलिनियर मतलब एक लाइन में है, आप देख सकते हो ये QMR एक लाइन में वैल्यू रखते हैं ना हम लोग। QM की वैल्यू क्या है? 8 है, और MR की वैल्यू क्या है? 12.5। सो देयरफॉर QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20.5, है ना। 12.5 मतलब 12 रुपया 50 पैसा और 8 रुपया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 20 रुपीज़ 50 पैसे। उसको हम लोग 20.5 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 20.5 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमने QR की वैल्यू सॉल्व कर ली, और QR की वैल्यू आई है 20.5 यूनिट्स। मुझे लगता है आप लोग को ज़रूर समझा होगा। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4।
आप देख सकते हो इसके ट्रायंगल को कि ये ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है और यहाँ पे मेंशन है 30 डिग्री। हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, आरपी है और पीएस है। बहुत आसान तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो मेंशन है आप देख सकते हो कि ये जो आर एस है या आप एस आर बोल सकते हो, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 6 यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आर एस और एस आर कितना है, वैल्यू 6। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, पी एस आर या आर एस पी जो भी आप बोल सकते हो, तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल, ए 90 ए 30, तो अपने आप क्या हो जाएगा 60। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 30, 60, 90 डिग्री से रिलेटेड प्रॉपर्टी को देखा था कि आखिर 30 के अपोजिट साइड की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री के अपोजिट साइड की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए ना बच्चों, हमें जो सॉल्व करना है, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आरपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एस आर, हम लोग ट्रायंगल पी एस आर यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे सब मेंशन कर देते हैं क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो मैं लिखता हूँ कि एंगल पी जो है यहाँ पे 30 डिग्री है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद एंगल एस जो है यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एंगल एस क्या है, वो है 90 डिग्री। तो ये दोनों चीज़ क्या है बच्चों, ये दी गई है, गिवन है ये। ओके, तो ए 30 हो गया, ए 90 हो गया, ये अपने आप 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब ऐड करते हैं उसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, मैं रीज़न देता हूँ यहाँ पे, रीज़न होगा रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये जो बचा हुआ एंगल है वो लिख दिया हम लोगों ने। ट्रायंगल में टोटल 180 डिग्री होता है, तो उसमें से एक एंगल 30 दिया है, फिर 90 दिया है, तो अपने आप जो थर्ड वाला होगा वो 60 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि देयरफॉर जो मेरा ट्रायंगल पी एस आर होगा, पी एस आर, तो यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर ट्रायंगल पी एस आर इज़, मैं इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखता हूँ 30 डिग्री डैश 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, मैं यहाँ पे ट्रायंगल लिख देता हूँ। तो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, 30 60 90 डिग्री का प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि हमें आर एस की वैल्यू मालूम है, ये देखो आर एस है, ये आर एस है, आर एस की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो इस अगर आर एस को मैं ऐसा ढक लेता हूँ तो उसके सामने जो एंगल दिख रहा है वो 30 दिख रहा है, या तो मैं 30 को ढक लेता हूँ तो उसके सामने जो साइड दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, आर एस। तो क्यों ना पहले यहीं पे हम लोग वो चीज़ को अप्लाई करते हैं। क्या मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा जो आर एस है वो 30 के सामने है, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जो 30 के सामने होता है वो हाफ होता है, कितना होता है, हाफ। लेकिन किसका हाफ होता है, तो हाफ होता है हाइपोटेन्यूस का। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाइपोटेन्यूस क्या है, अपना आरपी है। कैसे, ये 90 डिग्री है और हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का जो अपोजिट होता है तो वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये जो आर एस है वो किसके सामने है, 30 के सामने है। तो मैं रीज़न यहाँ पे दे देता हूँ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, मतलब जो आर एस हो गया किसके ऑपोजिट में है, 30 डिग्री के ऑपोजिट में है। तो फॉर्मूला या प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं 30 डिग्री के जो सामने है वो क्या है, आर एस है, लिख दिया। तो जो 30 डिग्री के सामने होता है, देखो ढका तो आर एस दिख रहा है, तो जो 30 डिग्री के सामने होता है वो क्या होता है, हमेशा हाफ होता है, 1/2 होता है। लेकिन किसका हाफ होता है, हाइपोटेन्यूस का। हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू क्या है, आर एस की 6 है और ये हो गया 1/2 इंटू आर पी। ठीक है बच्चा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 6 2 12 हो जाएगा। सो देयरफॉर आर पी इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। हमारी जो वैल्यू आ गई आर पी की वो कितनी आ गई, 12 यूनिट्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आर पी इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। हमने पहला वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आर पी। अब हमें हाइपोटेन्यूस आ गया जो कि फाइंड आउट करना था। अब पी एस फाइंड आउट करना है, तो पी एस, ये पी एस है, पी एस को अगर मैं ढकता हूँ तो उसके सामने क्या दिखेगा, आर,
और आर की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। देखिए ना, हमें पी एस फाइंड आउट करना है। पी एस को मैं ऐसे ढक लेता हूँ तो क्या बचा रहेगा, आर, और आर की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। तो आर को ढक रहे हैं तो क्या आ रहा है, पी एस आ रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है पी एस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखिएगा, पी एस लिख रहा हूँ, और ये पी एस जो है किसके सामने है, ये आर की जो वैल्यू आ गई ना बच्चों, वो 60 डिग्री आई है। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ये 60 डिग्री हो गया। तो ये जो पी एस है वो आर के सामने है, 60 के सामने है। तो 60 डिग्री के जो सामने होता है वो क्या होता है, √3/2। √3/2 किसका, √3/2? तो हाइपोटेनिस का। हाइपोटेनिस क्या है, आरपी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आरपी। रीजन तो देना पड़ेगा। रीजन है साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे, बहुत आसान है, वैल्यू रख देते हैं इसके। तो पी एस इज इक्वल टू √3/2 इंटू आरपी की वैल्यू क्या है, 12। आरपी की वैल्यू 12 है। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, 2 6 12, राइट। तो अब यहाँ पे, अब देखिए ये तो रूट के अंदर वैल्यू है तो इसको तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू 6√3 यूनिट्स। तो हमें आरपी फाइंड आउट करना था और पीएस फाइंड आउट करना था। तो आरपी की जो वैल्यू आ गई, आरपी की वैल्यू वो 12 आ गई और पीएस की वैल्यू 6√3 यूनिट्स आ गई। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक एक्टिविटी है और उसमें कुछ ब्लैंक प्लेस दिए गए हैं, वहाँ पे हम लोग को फिल करना है कि आखिर क्या आएगा। तो वो जो फिलअप है मैं उसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करूँगा। तो आपको ये समझना होगा कि वो जो ब्लैंक है उसमें एक चीज़ भरी जाएगी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अगर आप देखिए तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, हम लोग बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन आप अगर देखो ए बी और बी सी सेम है, यहाँ पे ए डबल लाइन और ए डबल लाइन इस तरीके से शो किया है। इसका मतलब क्या होता है कि ए बी और बी सी ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। और जिस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम हो गए तो क्या हो जाते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसके दो साइड सेम है और एक 90 डिग्री है। तो दो साइड सेम है, इसके लिए आइसोसेलेस हो गया, 90 डिग्री है इसके लिए राइट एंगल हो गया। और एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की स्पेशलिटी है कि अगर ये 90 डिग्री है तो सिंपल सी बात है, और आइसोसेलेस भी है, ए और ए दोनों सेम है, ये 90 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी ये दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो बचा हुआ क्या हो गया, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि 90 + 90 क्या होता है, 180। तो दो साइड सेम होने की वजह से इस साइड का जो अपोजिट एंगल है सी वो भी सेम हो जाएगा। ए बी सी साइड सेम होने की वजह से उसका अपोजिट एंगल ए वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एंगल ए और एंगल सी ये दोनों सेम हो जाएंगे। क्यों सेम हो जाएंगे भाई, सिंपल सी बात है, जब उनके अपोजिट साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी सेम हो गए। तो एंगल ए और एंगल सी सेम हो गए, टोटल 180 है, 90 है। तो मैं यहाँ पे देखिए एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। मैं रीज़न नहीं लिखता हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कैसे क्या चीज़ें आएंगी। तो एंगल बी तो 90 डिग्री है, एंगल ए और एंगल सी क्या है, सेम है। तो एंगल ए प्लस मैं यहाँ पे एंगल ए लिख सकता हूँ, ए 180 डिग्री हो जाएगा। 90 प्लस ए 2 टाइम्स एंगल ए हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 2 टाइम्स एंगल ए, 180 में से 90 इधर गया तो माइनस हो गया तो 90 बचेगा। एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। कैसे 45 आएगी, 2 का मल्टीप्लिकेशन है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप एंगल ए कहिए या एंगल बी ए सी कहिए, तो ए तो सेंटर में आना चाहिए, मिडल में आना चाहिए। तो एंगल बी ए सी मतलब ये वाला बी ए सी ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो भाई साहब जब ये 45 डिग्री हो गया तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्यों 45? क्योंकि दोनों एंगल क्या है, सेम है।
क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं क्या करता हूँ, उस ब्लैंक प्लेस पे चीज़ें जो भी रखनी चाहिए मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे ए बी और बी सी सेम है, तो मैं इसका रीज़न दे देता हूँ। क्या रीज़न दे देता हूँ? गिवन। तो ब्लैंक में आप क्या, ब्लैंक जो स्पेस दिया हुआ है आपका, खाली जगह जो दिया हुआ है, उसमें आप क्या लिखोगे? गिवन। उसके बाद एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी मैंने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से एंगल बी ए सी 45 आएगा, क्योंकि ये 90 है और ये दोनों एंगल सेम है, तो 45 और ये भी 45, तो 45 + 45 90 और ये वाला 90 180। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखने जाता, बस जो वैल्यू है वो लिख देता हूँ। मैं 45 डिग्री लिख दिया। अब क्या है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी दोनों सेम है, और हमने 45 डिग्री का एक प्रॉपर्टी पढ़ा था। देखो ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। तो अगर मैं सी को ढक लेता हूँ, 45 को ढक लेता हूँ, तो ए बी आ रहा है। अगर मैं ए को ढक लेता हूँ तो क्या आ रहा है? बी सी आ रहा है। तो ए बी और बी सी दोनों, ए बी और बी सी दोनों किसके सामने है? 45 के सामने है। और मैंने आपको बताया 45 की प्रॉपर्टी। 45 की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जो 45 एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज का कितना होता है? 1/√2, 1/√2। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक पे क्या लिख दिया? 1/√2। अब क्या लिखूंगा? ये वाला यहाँ पे फिर स्पेस है, तो मैं यहाँ पे लिखा 1/√2 इंटू ए सी की वैल्यू क्या है बच्चा? √8 है। वापस देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ? 1/√2। और √8 को कैसे आखिर ऐसे लिख सकते हैं? देखिए मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। √8 है, तो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 × 2, 4 2 8 होता है। अच्छा, अब ये 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो बच क्या गया? रूट के अंदर 2 आ गया। तो इसीलिए इस √8 के प्लेस पे क्या लिख दिया गया है? 2√2। अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि ए वाला √2 और ए वाला √2 कैंसिल हो सकता है। तो अब बच क्या गया बच्चों? 1 × 2, 1 2 2 या 2 1 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक खाली प्लेस है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। तो ये 2 यूनिट्स। ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 5 की एक्टिविटी को पूरा किया। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के सम देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों, बाय एवरीवन, गुड बाय।